Hello everyone, welcome to chemistry class, and today we are going to do 6th lecture of 3rd unit, again electrochemistry, and topic for today is metallic and electrolytic conductance. तो what is conductance and what are conductors, सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं. तो what is conductor? The substance which allow the passage of electric current are called conductor. For example, copper, silver, tin and metals, many metals, alloys, ये सारे क्या हैं? कंडक्टर हैं. They can conduct electricity. तो जब भी हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो कंडक्ट होती है. ठीक है. बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते हैं, लाइक ग्लास है, प्लास्टिक है, तो उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स. तो द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर. फॉर एग्जाम्पल रबर, ग्लास, वुड एक्सेट्रा. एंड कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन होगी, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होगी, उन्हें हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स. तो क्या होते हैं सेमी कंडक्टर्स? सम सब्सटेंसेस हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स. लाइक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जब इनको हम किसी इम्प्योरिटीज के साथ, लाइक आर्सेनिक है, गैलियम है, इन इम्प्योरिटीज के साथ में डोप करते हैं या इम्प्योर करते हैं, तो देन दे विल बिहेव एज सेमी कंडक्टर. ठीक है. तो अभी हम बात करेंगे कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं. तो कंडक्टर्स दो टाइप के हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, और जिसे हम अगेन आयनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं. तो मेटालिक कंडक्टर्स जो आपने नॉर्मली देखे हैं, लाइक जो हमारे यहाँ वायरिंग है, कॉपर की वायरिंग है, वो किस तरह के कंडक्टर्स होते हैं? वो मेटल वाले कॉपर के कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है. और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो किसके थ्रू करती है? वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करती है. ठीक है. तो क्या अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है मेटालिक कंडक्टर? विच अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज. मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो उसके थ्रू पास होगी, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्ट होगी, लेकिन उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा. ठीक है. एंड जो आयनिक कंडक्टर्स हैं वो क्या हैं? विच अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वस सॉल्यूशन और इन मॉल्टन स्टेट एंड अंडरगो केमिकल चेंज. मतलब जो सॉल्यूशंस हैं, लाइक NaCl की हम बात करते हैं, वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. बट अगर हम पानी में डिजोल्व कर दें या उसको हम मेल्ट कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. और वो किस वजह से होगी? वो होगी बिकॉज ऑफ आयंस, क्योंकि जब NaCl एक्वस फॉर्म में होगा तो आयनाइज होगा, अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस. तो वो आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए. ओके. नाउ डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. जो मेटल्स के थ्रू कंडक्शन होता है उन्हें हम मेटालिक कंडक्शन कहते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यूज होता है फॉर कंडक्शन, वो उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. तो मेटालिक कंडक्शन इज कैरीड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज जो कंडक्शन होगा वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं और वो पैसेज बनाते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज कैरीड बाय मूवमेंट ऑफ आयंस. ऑलरेडी अभी हमने बताया, डिस्कस किया, आयंस के थ्रू कंडक्शन होगा. नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर. जो कंडक्टर है, जो मेटल है, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा. जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो जैसे इनिशियल स्टेज में था वैसे ही वो हमेशा रहेगा. उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा. कॉपर है तो कॉपर है, सिल्वर है तो वो सिल्वर ही रहेगा. ठीक है. बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट जो भी सोल्यूशन होगा, लाइक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, या कोई एसिड है, जो भी है वो उसमें आयनाइज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिकम्पोज होगा केटायंस और एनायंस में. फिर केटायंस और एनायंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे मूव भी करेंगे.
ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों टाइप के कंडक्शन पे। तो मेटालिक कंडक्शन इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मेटालिक कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, जो आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 में किया था कि कर्नल्स जिस तरह से वो वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पे ये जो कंडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिसोसिएशन और तेजी से होने लगता है और कंडक्शन भी तेजी से होता है। मीन्स जो रिएक्शन होंगे, केमिकल रिएक्शन होंगे, वो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ये मेटालिक कंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो आपने कई बार सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, है ना। तो द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन और इन एक्वस स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो जो एक्वस फॉर्म में होंगे, सॉल्यूशंस फॉर्म में होंगे, या वो मॉल्टन स्टेट में होंगे, मतलब पिघले हुए, ठीक है, उस कंडीशन में वो जो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं, ठीक है। और वो किस तरीके से डिसोशिएट होंगे अपने आयंस में, कंप्लीटली होंगे या कुछ एक्सटेंट तक होंगे, उस बेसिस पे हम इन्हें दो तरीके से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग मीन्स जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए अपने आयंस में, ठीक है, वेदर वो एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट्स हो, कुछ भी होंगे, लेकिन वो डिसोशिएट पूरी तरीके से हो जाएंगे। तो आयंस में उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। NaCl स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है ये। जैसे आपने 10th क्लास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। ऐसे ही NaCl है, देन KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, और इनके कॉम्बिनेशन से बन गया स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट। So these are strong electrolytes. Why these are strong electrolytes? Because they completely dissociate into their ions. Like अगर HCl है वो डिसोशिएट होगा तो वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिसोशिएट होगा। NaOH सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, ठीक है। H2SO4 हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयंस में डिसोशिएट होगा, मतलब वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे KOH है, KOH तो हमने सिंगल एरो दिखाया, K प्लस एंड OH माइनस। ये स्टार्टिंग में हमारे पास KOH सोल्यूशन था, एक्वस फॉर्म में था, लेकिन जब ये डिसोशिएट हो गया तो कंप्लीटली अपने आयंस में बदल गया, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं रह गया, सारा का सारा आयंस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक ही डिसोशिएट होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू देयर आयंस। तो लाइक ये भी वीक एसिड हो सकते हैं, वीक बेस, वीक सॉल्ट हो सकते हैं, वीक होंगे। तो जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। NH4OH वीक बेस, HCN वीक एसिड, H2CO3 वीक एसिड कार्बोनिक एसिड, जिंक क्लोराइड सॉल्ट है, वीक है, ठीक है। CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, ऑल आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक एसिड्स, वीक बेसिस एंड वीक सॉल्ट्स, ठीक है। और अगर इनको हम डिसोशिएट करें, लाइक हमने NH4OH लिया, NH4OH, तो क्या होगा, ये डिसोशिएट होगा तो, बट पूरा नहीं होगा, कुछ तो डिसोशिएट हो जाएगा अपने अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, बट कुछ अनडिसोशिएटेड या अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी रहेगा। तो जो आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में किया था कि कुछ अनआयनाइज्ड और कुछ आयनाइज्ड, इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं। और अगर हम इनकी एक्सटेंट की बात करें तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होती है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन या आयनाइजेशन, उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ।
अब बच्चों आप लोगों ने ये 10th क्लास के फिजिक्स में कर रखा है, ओम्स लॉ। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, एंड जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, I इज द करंट एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू आर आई, आर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को R से हम डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है रेजिस्टेंस, वैसे तो आपको ये भी पता होगा, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस है, जो एक तरह से ऑब्स्टेकल कुछ लगाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एंड अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के, लेंथ के, और इनवर्स हो गया ए के, एरिया के। तो आर इज इक्वल टू रो। रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नेम्ड एज रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या आया हमारा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम है इसकी यूनिट। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ रेजिस्टिविटी अब क्या होता है वो भी इसी फॉर्मूले से हमें दिख जाएगा। तो रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of 1 centimeter length, 1 centimeter length having area of cross section 1 centimeter square। मतलब लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जितनी रेजिस्टेंस होगी वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। यानी ये भी 1 ये भी 1, तो R इज इक्वल टू रो। ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया हमारा, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। इसी फॉर्मूले से हमने ले लिया है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में आ गया L। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ आ गया। बस हमने रेजिस्टिविटी निकालनी है तो हमने रेजिस्टिविटी के इक्वल कर दिया, ऊपर रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस के इक्वल कर दिया। और इसकी जो यूनिट है वो है ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर क्यों इसको बोला गया, बिकॉज R इज रेजिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं ओम से, एंड ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेंटीमीटर स्क्वायर ये है और ये सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट हो गई इसकी ओम सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम G, कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। अब आपको रेजिस्टेंस पता है R, और इसका हम कर देंगे इनवर्स, सो दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस। तो G इज इक्वल टू 1 बाई R। ठीक है, तो और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम का इनवर्स। यूनिट है इसकी ओम इनवर्स, और यू कैन से महो, MHO महो, और कैपिटल S दैट इज साइमन। तो कंडक्टेंस की यूनिट आप कोई भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स, महो, या फिर साइमन, या फिर साइमन। ठीक है, तो वैसे कंडक्टेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल, इट इज़ द ईज ऑफ द मेजर, कि भाई जो करंट है वो कंडक्टर के थ्रू किस तरीके से फ्लो कर रही है, कितनी कंडक्टेंस है उसकी। ठीक है, कैसे फ्लो कर रही है, तो वही कंडक्टेंस होता है। नाउ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा एक के ही है। ठीक है, के, तो कप्पा, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आपको रेजिस्टिविटी भी पता है, रो रेजिस्टिविटी होता है, और 1 बाई रो इज कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा के। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट आपने देख ली, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। अब इसका इनवर्स कर देंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड ओम इनवर्स को आप साइमन से भी डिनोट करते हैं, जैसे भी ऊपर देखा है आपने। ओम इनवर्स क्या है, साइमन।
तो हम ये भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स की जगह पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया कंडक्टिविटी। ठीक है, नाउ मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इसे डिनोट करते हैं हम लैम्डा एम से। ठीक है, लैम्डा और एम नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution। मतलब कोई solution है और वो 1 मोलर solution है, लाइक जैसे हमने 1 मोलर ऑफ कॉपर सल्फेट ले लिया, तो ये जितने भी आयंस में डिसोशिएट होगा, मीन्स जितने कॉपर एंड सल्फेट आयंस हैं, तो जितने भी आयंस में डिसोशिएट होगा उन सारे आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होगी, कंडक्टिंग पावर इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़्यादा वो कंडक्ट कर सकते हैं, दैट इज कंडक्टिंग पावर। तो उस कंडक्टिंग पावर को ही हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी सॉल्यूशन वो हो सकता है, वो जितने आयंस में डिसोशिएट होगा उन सारे आयंस की कंडक्टिंग पावर को ही हम मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हैं। एंड अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो इट इज लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के कप्पा, जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी, इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम या मोलैरिटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कभी इसको हम एम से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पे सी भी लिखा होता है, सी अगेन फॉर कंसंट्रेशन। तो के इज कंडक्टिविटी, एम और सी इज मोलैरिटी कंसंट्रेशन, एंड इट्स यूनिट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। साइमन, या जिसको आपने भी पहले भी पढ़ रखा है, साइमन क्या होता है? ओम इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द यूनिट। ओके, so that's all for today, and in next video I will discuss calculation of conductivity and cell constant along with numerical. Okay, so thank you for watching.